जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स, सीएपीएससी मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट चल रहे हैं कि साइंस के जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या 10वीं तक की एनसीईआरटी इनफ है सीएपीएफ की एग्जाम क्रैक करने के लिए। सीएपीएफ की एग्जाम के लिए नहीं, आप साइंस का वेटेज देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स को टच कर गया है, मतलब अराउंड 25 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आ ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से। ठीक है, तो आप देखोगे कि 50 मार्क्स का है तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो डाउट्स यही चल रहे हैं कि क्या एनसीईआरटीज इनफ है, पहले तो क्या एनसीईआरटीज में 10th तक की एनसीईआरटीज इनफ है, क्या हमें 11th 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। इस सब के कंफ्यूजन्स है लोगों के, स्टूडेंट्स के दिमाग में, और उसी को हम इस पीडीएफ के द्वारा, इस एनालिसिस के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। मैं हूं जनार्दन। 2018 में सीएपीएफएससी रिकमेंड हुआ था, मैं 2017 में मेरिट आउट हुआ था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। जब हम टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रहे थे तब हमने ये एनालिसिस किया था कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमें फ्रेम करने हैं और किस तरीके का स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देना है। तब हमने पता चला कि जो 2024 का पेपर देख के कि ट्रेंड तो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, आपको सिर्फ 10वीं तक की एनसीईआरटी तक डिपेंड होके नहीं चलेगा। अगर आपको 50 में से ऑलमोस्ट 40 प्लस मार्क्स भी लाने हैं तो आपको उतना पढ़ के नहीं होने वाला, तो आपको 11th 12th का भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो उसमें से क्या पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब इस पीडीएफ में बताया गया है और इसमें डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बताया गया है। ठीक है, इसमें ये लगभग 25 से 26 पेजेस की पीडीएफ है, तो आप समझ सकते हो इसका एनालिसिस कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स का ही है। ठीक है ना, ये फिजिक्स का ही 25 पेजेस का है, तो आपको डिटेल में इसलिए समझाया गया है क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाए और आप पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाओ। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर सीएपीएफएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आती रहती है और पोल्स भी होती रहती है। उससे आप अवेयर रहोगे, टच में रहोगे, मोटिवेशनल स्टोरीज भी शेयर होती है और ये पीडीएफ भी वहां पे 1 या 2 दिन बाद हम शेयर कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। सीएपीएफ 2024 के पेपर 1 का एनालिसिस किया तो 11 क्वेश्चंस पाए गए उसमें फिजिक्स के। ठीक है ना, फिजिक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी तो उसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो टेस्ट हुए थे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे, वेव प्रॉपर्टीज, एनर्जी कॉन्सेप्ट्स, ये सब जो है टेस्ट हो रहे थे 2024 के पेपर को देख के। 2024 का पेपर जो है वो ऑलमोस्ट अभी तक का टॉप क्वेश्चन पेपर माना जा रहा है। ठीक है, 2018 का भी माना जा रहा था, पर अभी 2024 का बहुत टफ इसलिए हो गया क्योंकि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, जो बुक सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उनमें से क्वेश्चंस कम थे। ठीक है, तो उसको हम फॉरगेट करते हैं, हम आगे देखेंगे 2025 के लिए। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस निकाल के दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस फिजिक्स के आए थे। आप वहां पे पीडीएफ में से एक्सेस कर सकते हो इसको। हम एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एनालिसिस के ऊपर जाते हुए हम देखते हैं कि व्हाई फिजिक्स इज कॉन्सेप्ट हेवी इन सीएपीएफ। सीएपीएफ में फिजिक्स को कॉन्सेप्ट इतने हेवीली क्यों टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात, यूपीएससी ने क्या किया है कि शिफ्ट किया है अपने स्ट्रैटेजी में, अपने पैटर्न में शिफ्ट ऐसा किया है कि उन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे उसको शिफ्ट किया है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे। ठीक है, अर्लियर ट्रेंड्स क्या होते थे कि डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती थी या सीधा थ्योरेटिकल या स्टैटिस्टिकल चीजें पूछी जाती थी, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। मतलब और मोर एंड मोर आपको रोट लर्निंग करके भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बट अभी क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, अप्लाइड फिजिक्स जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट नोइंग डेफिनेशन और जस्ट रोट लर्निंग करके आप नहीं सॉल्व कर सकते। आपको उसके प्रिंसिपल्स को याद करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा उन प्रिंसिपल्स को, और उसको आपको अप्लाई भी करते आना चाहिए रियल लाइफ एग्जांपल्स में, सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये यूपीएससी टेस्ट कर रहा है आपको। अब देखो यूपीएससी क्यों टेस्ट कर रहा है। अब आप देखोगे कि पहले 17 से 18 क्वेश्चंस आते थे साइंस में, अब आ रहे लगभग 25 के अराउंड, 25 से 28 तक भी गए। ठीक है, तो आप देखोगे कि यूपीएससी चाहती है या सीएपीएफ या कोई भी फोर्सेस चाहती है कि जो भी ऑफिसर आ रहा है वो टेक सेवी हो, क्योंकि फोर्सेस जो है अभी शिफ्ट कर रही है टेक्नोलॉजी पे रिलाय हो रही है। तो वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि वो छोटी छोटी चीजें ना सिखाए, वो टेक सेवी ही ऑफिसर्स ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं। तो ये साइंस का जो है वेटेज हमेशा बना रहेगा आगे। तो ये आपको याद रखना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी क्या कर रही है, एनालिटिकल थिंकिंग पे आपका फोकस कर रही है, क्योंकि एक ऑफिसर लेवल की एग्जाम है, उसमें ऑफिसर को क्रिटिकली थिंक करना पड़ता है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन ऑन बाउंसिंग बॉल जो 2024 में पूछा गया था,
वो शो करता है कि फिजिक्स टेस्ट किया जा रहा है रियलिस्टिक कंडीशंस में। ठीक है, वैसे ही एनर्जी लॉस का हो गया, ग्रेविटी इफेक्ट्स का हो गया, मोशन इन टू फेजेस का हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो आए थे वो भी वही आपकी कॉन्सेप्ट्स या आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग चेक कर रही थी। सीएपीएफ ड्यूटीज को कैसे अलाइन करता है, आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रेडिएशन फिजिक्स पे क्वेश्चन आया था, तो उसका इंपॉर्टेंस हो जाता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, सर्विलांस इक्विपमेंट्स में और नाइट विजन ऑप्टिक्स में। अब देखो हम क्या करते हैं कि साइंस साइंस ही करते रहते हैं, सिर्फ आपका साइंस ही सब्जेक्ट नहीं है, साइंस प्लस टेक, साइंस का जो टेक है वो आता है। ठीक है ना, वो दोनों को मिला के आपको पढ़ाई करनी है। टेक कहां से पढ़ोगे आप, टेक आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे नहीं, आपको करंट अफेयर्स में जाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में भी आपको ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं चलेगा, आपको उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखोगे हीट ट्रांसफर कॉन्सेप्ट जो है वो भी यूज होता है ड्यूटीज में। फोर्सेस की ड्यूटीज क्या होती है, एक्सट्रीम हार्ड कंडीशंस में होती है। आप इंडो चाइना बॉर्डर पे जाइए, आप एलओसी पे जाइए, पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पे कोल्ड रीजन से आप जाओगे, राजस्थान में वहां पे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसीलिए फ्रेम किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी यूज होता है, कहां होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स में होता है, वेपन्स की ट्रैजेक्टरीज में होता है, कॉम्बैट स्ट्रेटेजीज में भी होता है। ठीक है ना, प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगर दुश्मन हम पे गोला डालेगा तो वो कैसे, उसका उसका उसकी जगह कहां पे है और हमारी जगह कहां पे है, अगर वो वहां से डालेगा तो हमें कहां पे डिफेंस लेना पड़ेगा, ये सब जो है स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए आपको साइंस पता होनी चाहिए। ये आपको बेसिक चीज है, ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग में आपको फोर्सेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है और आपको कहां फोकस करना है करंट अफेयर्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी में पढ़ोगे और उसको अप्लाई करोगे जो करंट अफेयर्स में टेक आता है उस पे। ठीक है ना, वो भी दिया हुआ है पीडीएफ में, नीचे सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे करना है, कहां से करना है, डिटेल में दिया गया है, एग्जांपल्स के साथ दिया गया है। ठीक है ना आप देखो फिजिक्स के टॉपिक्स जो कवर हुए थे 2024 में और उसको अप्रोच कैसे करना है यहां पे देखते हैं, ब्रेकडाउन किया गया है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई गई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड वेव फिजिक्स पे आया था। अब मैं क्वेश्चन और उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस उसका एनालिसिस करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कहां से आया था। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया था कि विच डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉन्सेप्ट टेस्ट की गई थी फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, मतलब व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन अ कंडक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट थी आपकी। एप्लीकेशंस इसके ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्शन कुकर्स, गैल्वेनोमीटर्स ऑल वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारे उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो व्हाई वाज दिस आस्क, पहले तो ये देखो कि इन मॉडर्न सिक्योरिटी एंड सर्विलांस इक्विपमेंट्स सीएपीएफ ऑफिसर को ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मेटल डिटेक्टर्स जो है वो कैसे काम करते हैं, वायरलेस चार्जिंग जो है वो कैसे काम करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ट्रांसफॉर्मर जो है रेडियो में कैसे काम करते हैं, तो ये इसीलिए पूछा जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या 10वीं की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कवर हो रहा था। चैप्टर 13 अगर हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का, तो उसमें है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर और उसमें था। तो उसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरूर डिस्कस की गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। फैराडेज एक्सपेरिमेंट जो है, हाउ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, ये भी यहाँ पे बेसिक डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी दिए गए, एग्जांपल्स भी दिए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, however it does not go deep into the working of specific devices like transformers, इंडक्शन कुकर्स, गैल्वेनोमीटर जो है उसको डीपली ये नहीं बताता है। इसने जरूर वहां पे स्पेसिफाई कर दिया होगा कि ट्रांसफॉर्मर्स इसके एग्जांपल से, इंडक्शन कुकर से, बट इस ये कैसे काम करते हैं स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया होगा। ठीक है ना, तो 10th में क्या है, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हुआ एज पर 2024 क्वेश्चन पेपर। 2023 या 22 तक आप देखोगे तो लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, पर 24 में हम ये शिफ्ट अभी यहाँ पे धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं। अब क्लास 12th की एनसीईआरटी क्या कवर करती है, देखो इस टॉपिक के लिए ये मोस्ट रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसमें फैराडेज लॉ जो है वो डिटेल में दिया गया है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी दी गई है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन रियल वर्ल्ड डिवाइसेस भी बताए गए हैं लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, इंडक्शन हीटिंग एंड जनरेटर्स, इसका जो है डिटेल में बताया गया है। तो उससे क्या होता है,
उससे क्या होता है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि क्लास 12th में भी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है रिक्वायर्स, क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो थी कि डिफरेंशिएट करो आप डिवाइसेस को दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम दोज दैट डोंट। ठीक है, सो यू मस्ट नो डिटेल एप्लीकेशंस, समथिंग द क्लास 10 एनसीईआरटी लैक्स। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आया किस तरीके से 10th तक कवर हो रहा है और कैसे 12th में एंटर कर रही है यूपीएससी। तो अगर हम प्रिपेयर करना चाहे तो क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आपने एक क्वेश्चन बता दिया यहाँ पे और उसके लिए एक चैप्टर यहाँ पे बता दिया, ठीक है, तो बाकी कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे बताओगे? तो ये जो है लास्ट में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिक एक एक क्वेश्चन आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको उसका रिलीवेंस बता रहा हूं मैं। बाद में लास्ट में देखोगे आप तो वो एग्जांपल्स के साथ सारा बताया गया है कि 11th में से लिस्ट बनाई गई है कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, 12th में से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सब दिया गया है और कैसे पढ़ने हैं वो भी बताया गया है। ठीक है, तो आपको क्या है, एप्लीकेशंस पे फोकस करना है, ट्रांसफॉर्मर्स के, जनरेटर्स पे और इंडक्शन कुकर्स पे। इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, यूट्यूब एनिमेशंस भी देखने हैं, देखो एक एक दो दो मिनट के एनिमेशंस भी बहुत सारे बनाए गए हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो एनर्जी पर फोटोन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इस पे क्वेश्चन आया था सीए पेप में। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन? ठीक है ना, एक्सरे, यूवी, विजिबल और आईआर। ठीक है, इंफ्रारेड। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, प्लैंक्स इक्वेशन को चेक किया जा रहा था और ऑर्डर ऑफ ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ पे आपका टेस्ट किया जा रहा था। ये मैं डिटेल में नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लगभग 2-3 घंटे का हो जाएगा, आगे बहुत सारा कंटेंट है। तो आज क्यों किया गया था, पहले तो ये जानिए, या इसका एग्जांपल एक्सरे था। एक्सरेज आर यूज्ड इन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। आपने एयरपोर्ट्स पे देखी होगी, सीआईएसएफ होती है वहां पे। ठीक है, सीआईएसएफ का काम ही वही है, उसी पे डिपेंड है, तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर बॉर्डर्स पे और एयरपोर्ट्स पे आपको उसका काम दिखेगा। तो अंडरस्टैंडिंग रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क इज क्रुशियल फॉर ऑफिसर्स हैंडलिंग न्यूक्लियर मटेरियल और एक्सरे स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी आपको सिक्योरिटी करने को मिल सकता है। आपको कहीं हजारडस्ट कोई एक पीएसयू होगा, वहां पे हजारडस्ट मटेरियल्स को हैंडल किया जा रहा होगा, वहां पे भी आपकी सिक्योरिटी आ सकती है। तो ये सब आपको पता होना जरूरी है। देखो अब ये आप सारी चीजें नहीं पता कर सकते कि सीएपीएफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसी के रिगार्डिंग मैं साइंस पढ़ लेता हूं, वैसे नहीं हो पाएगा। आप बस जो भी बुक में दिया गया है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए और करंट अफेयर्स में आपको आते ही रहते हैं, टेक्नोलॉजी जो पार्ट है उस पर फोकस करना है आपको। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या ये क्वेश्चन 10th एनसीईआरटी में से कवर हो रहा है या नहीं। अब चैप्टर 12 जो है 10th एनसीईआरटी का, उसमें तो है इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और चैप्टर 13 जो है उसमें है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दिया गया है। और चैप्टर 11 का जो पार्ट है उसमें ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, द क्लास 10 एनसीईआरटी डिस्कसेस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वहां पे डिस्कस किया गया है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का भी मतलब ये सारे चैप्टर्स में ये कवर हो रहा है। देखो मतलब पहले क्वेश्चन जो आता था वो सीधा कहीं ना कहीं एक पैराग्राफ्स में से ही क्वेश्चन बन जाता था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपको लगभग देखो हर चैप्टर का पता होना चाहिए। ठीक है ना, कहां कहां से बन रहा है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरेज विद ब्रीफ एप्लीकेशंस यहाँ पे दिया गया है, बट ये कवर नहीं करता है कि प्लैंक्स इक्वेशन को ये नहीं कवर करता है। ठीक है ना, तो ये जो है मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पता होगा आपको तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे फोटोन एनर्जीज का। ठीक है, मैथमेटिकल कंपैरिजन करना फोटोन एनर्जी का ये और बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसके लिए आपको डिटेल में चाहिए जो कि 10th एनसीईआरटी में नहीं है। कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑर्डर जो है एंड देयर एनर्जी हियरार्की जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं दी गई है 10th एनसीईआरटी में। अगर आप अब 12th एनसीईआरटी पे जाओगे तो वहां पे फिजिक्स की एनसीईआरटी में यहाँ पे चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर जो है वो प्रोवाइड करता है प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है, एंड हाउ एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए गए फोटोन एनर्जी से रिलेटेड। A complete order of electromagnetic spectrum explaining why X-rays have the highest energy, यहाँ पे ये भी दिया गया है। मतलब देखो क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। अब बोलोगी कि इतना भी इजी नहीं है, मुझे भी पता है क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ना और समझना इतना इजी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है।
अगर पास होना है तो करना पड़ेगा, कंपटीशन में रहना है तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आपका आप अभी तक तो आप डाउट में ही थे, आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे, कहां से आ रहे और कैसे करना है, ठीक है ना। ये आई ओपनिंग वीडियो भी हो सकता है कई लोगों के लिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, तो इसीलिए वीडियो लाया गया। अभी भी 6 महीने बाकी है लगभग, तो कर सको आप, ठीक है ना। तो क्लास एनसीईआरटी इस क्वेश्चन के लिए इरिलेवेंट तो नहीं बोल सकता, बट इनफ नहीं है, ठीक है ना। क्लास 12th अगर आप करते हो तो आपकी बेटर चॉइस रहेगी इसमें, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर, वही है क्लास 12 का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ये हम छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट में इसमें दिया गया है एनसीईआरटी के किस तरीके से आपको साइंस की स्ट्रेटेजी बनानी है। इसी वीडियो में, अगर ये वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी में बना दूंगा, नहीं तो उसका सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत सारा है। अभी तो हमें आना है डिटेल में कंपेयर करना है कि 10th में से कौन से क्वेश्चन कवर हुए, कौन से नहीं हुए। यहाँ पे ये भी एनालिसिस किया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड काइनेमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन आया था। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे जरूरी थी, क्यों पूछी गई थी उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं। तो सीएपीएफ ऑफिसर्स नीड टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स उनकी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस इन फायरिंग वेपन्स और मोटार्स, ठीक है ना। सीएपीएफ हो, आप बोलोगे बैलिस्टिक मिसाइल्स हमें कहाँ चलानी है, बट मोटार्स है आपके पास, वेपन से, तो उसकी प्रोजेक्टाइल्स वगैरह आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप भी ये भी बोल रहे हो कि कि सर आप तो खुद सर्विस में हो, तो क्या आप वेपन जब चलाते हो तब ये सब कैलकुलेट करते हो क्या, ठीक है ना। ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। बट क्या है कि अगर एग्जाम में से यूपीएससी को चॉइस करना है तो वो बेटर एंड बेटर ही लेगी, ठीक है ना, जो भी ज्यादा टेक सेवी होंगे, ठीक है। तो उनका उनका प्रेरोगेटिव है वो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए। अब वहां पे आ रहे हैं तो हमें ये सब लॉजिक नहीं लगाने कि क्या हमें फाइट करते वक्त ये सब सॉल्व करते रहेंगे हम, ये नहीं सोचना है, वो बाद की बात है। बाद में कोई नहीं ये करता कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बस वेपन का पता चल गया और अपने दिमाग लगा के किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया है, पीडीएफ में आप जरूर पढ़ लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते हम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, हाँ, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स के बारे में क्वेश्चन आया था आपका फिजिक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स में कौन सा ऐसा मटेरियल है कि जिसमें नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर मीडियम, मतलब हाँ, नीचे जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स दिए गए हैं उसमें ऐसा कौन सा है कि जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट टेस्ट की गई है आपकी कंडक्शन के ऊपर, कन्वेक्शन के ऊपर, रेडिएशन के ऊपर, ठीक है ना। अब रेडिएशन क्या है कि हीट ट्रांसफर करता है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल सन्स हीट, ठीक है ना। इसको है कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड सॉलिड हीट थ्रू मेटल, कन्वेक्शन के लिए आपको लिक्विड्स और ग्लासेस होने चाहिए वहां पे, तो बॉइलिंग वाटर हो गया, एयर करंट्स हो गए, वो होते हैं वहां पे, ठीक है। why was this asked, सीएपीएफ में क्या है कि वही है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स का मैंने पहले बता दिया था कि कोल्ड क्लाइमेट्स में रहना पड़ सकता है, डेजर्ट्स में रहना पड़ सकता है, जंगल टेरेन में रहना पड़ सकता है, तो इसीलिए आपको हीट ट्रांसफर जो है वो हेल्प करती है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज आपको देती है। यहाँ पे उसका भी डिटेल दिया गया है, या तो आप पॉज करके देख लीजिए, या बाद में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जब आओगे तब पीडीएफ मिलेगी उस पे, या फिर एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाल देंगे, वहां पे आप देख सकते हो। स्पेस साइंस और लैग्रेंज पॉइंट्स आ गया है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा करंट अफेयर्स में रहता है, डिफेंस की टेक्नोलॉजीज का भी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज का जो चल रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए न्यूज में रहता ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है और उनके थोड़े डेप्थ में ही जाना है कि क्या है। सिर्फ न्यूज़पेपर से ही नहीं होगा, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, डीआरडीओ की वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, इसरो की वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। फिर वहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप गूगल करके उसको समझना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स इसी तरीके से करने पड़ेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लैग्रेंज पॉइंट्स L2 एंड L3, मेरे को समझ में नहीं आया था, क्वेश्चन आया था तो क्या है ये, ठीक है ना। अब क्या है कि इसको क्यों पूछा गया था वो देखते हैं। ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि यूज फॉर स्पेस टेलीस्कोप्स एंड सैटेलाइट्स में यूज होता है, तो इसीलिए आपको जो है ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। जेम्स वेब टेलीस्कोप प्लेस्ड एट L2, तो देखो आप करंट अफेयर से भी रिलेट हो गया ये, और साइंस पे क्वेश्चन आ गया। हम बस इसी का नाम याद करते रहे होंगे करंट अफेयर्स में कि इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो
फिर देखो आदित्य L1 सोलर मिशन जो है वो पोजीशन किया गया था लैग्रेंज पॉइंट्स पे टू ऑब्जर्व द सन। ठीक है, हम मतलब देखो करंट अफेयर जब पढ़ते तो ये नाम याद करते बैठे होंगे, बट क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ गया वो हमें समझना पड़ेगा। तो स्पेस साइंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो, गूगल जाओ। ठीक है, मैं द हिंदू कैसे पढ़ना है उस पर भी वीडियो लाऊंगा, तो उस पर भी आप उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। वाइटल फॉर ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन डिफेंस कोलैबोरेशन विद इसरो एंड डीआरडीओ। एनसीईआरटी फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर्स, ठीक है, ये यहां से करना है, ये मैंने डिस्कस करता है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं 2025 के लिए, क्या फोकस करना है आपको, उसमें थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। फिर बाद में हम जाएंगे कि 10th के एनसीईआरटी से क्या कवर हुआ है और क्या नहीं हुआ है 2024 में, उसके बारे में चार्ट बनाया हुआ है, वो हम देखेंगे। देखो 30-35 मिनट देना जरूरी है, क्योंकि गधे की तरह पढ़ाई करने से अच्छा है कि स्मार्ट पढ़ाई करो, चीजें दिमाग में क्लियर हो तो पढ़ाई अच्छी होती है। तो मोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना, मोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जैसे कि वेपन्स, बैलिस्टिक, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हीट सर्वाइवल मैकेनिज्म के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे 2024 में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन पे ही फोकस करिए, बट न्यूज़पेपर में जो भी चीज आ रही है उसके बेसिक्स और एडवांस और डीप अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश करिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम आएंगे, ये नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे, यूपीएससी शिफ्ट भी करती रहती है, बट अगर आप ये सब डीपर अंडरस्टैंडिंग और एडवांस साइंस पढ़ना शुरू कर दोगे तो बेसिक्स आपके क्लियर ही हो जाएंगे, तो आपको सारा साइंस इजी लगने लगेगा। ठीक है ना, यूपीएससी क्या चाहती है कि लॉजिक अप्लाई करे, नॉट जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूलाज। ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस एंड स्पेस साइंस, ठीक है ना, स्पेस साइंस और डिफेंस के साइंस को आपको इंटीग्रेट करना है आपकी पढ़ाई में जब भी पढ़ रहे हो तब। ठीक है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका यूज करो कि ये फोर्सेस में कैसे यूज कर सकते, कैसे यूज हो सकता है। आप गूगल में डालोगे, गूगल में ऊपर एआई का यूज होके तुरंत 2 या 3 पैराग्राफ्स में ऊपर ही आ जाता है, आपको 30 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। या फिर यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस आप देख सकते हो। बेस्ट रिसोर्सेस क्या होंगे फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए, क्लास 10 अप टू क्लास 10 तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, 11th-12th का भी पढ़ना है, वो नीचे बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, डीआरडीओ और इसरो की वेबसाइट्स विजिट्स करते रहना है। डेली करंट अफेयर्स, द हिंदू, पीआईबी, साइंस रिपोर्टर, ये आना है, और भी मैगजीन है उसको भी नजर मार लेनी है। ठीक है, आप बोलोगे बहुत हेवी बता रहे हो सर, अब तक तो एनसीईआरटी नहीं चली जा रही थी, ये कहां से ले आए आप, बट आपको करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो मेन कंसर्न है वो है कि वेयर डज क्लास 10th एनसीईआरटी हेल्प एंड वेयर डज इट फॉल शॉर्ट। ठीक है ना, वेयर डज क्लास 10 एनसीईआरटी हेल्प, मतलब 10वीं में से कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से नहीं हो पाए थे उससे सॉल्व, मतलब कि टॉपिक तो मेंशन है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ होगा, राइट। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, फिजिक्स टॉपिक्स, क्वेश्चन फ्रॉम सीएपी 2024, कैन क्लास 10 एनसीईआरटी हेल्प, व्हाई और व्हाई नॉट, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट फोटोन एनर्जी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन था और वो 10वीं में से कवर नहीं हो रहा है, आपको 11th-12th की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी हमने बात की कि विच डिवाइस डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, ये भी हमने देखा, क्लास 10th जो है वो नहीं कर रहा है कवर, क्लास आपको 11th-12th में जाना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी हमने देखा, कैनन बॉल लॉन्च ये भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, डज नॉट कवर मोशन इन 2 डायमेंशंस, क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है वो कवर नहीं करती है, ठीक है, 2 डायमेंशंस में। ठीक है, तो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनर्जी लॉस रिबाउंसिंग कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी उसमें, ठीक है ना, 11th की, इसके लिए। अब हीट ट्रांसफर का देखते हैं हम, ये हो जाता है 10th तक, ठीक है ना, ये हो जाता है 10th तक की। 11, 8, 9, 10th में आप देखोगे तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लास 10 तो एक्सप्लेन ही कर रहा है रेडिएशन को, और ये रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन नहीं, आप देखोगे पिछले 10 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं इजी इजी, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ और एंटिसिपेट करो ना कि यूपीएससी इस पे अगर डिफिकल्ट सवाल पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, तो आप थोड़ा गूगल करके उस पे पढ़ो, नोट्स बना के लगा दो वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं उस पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चन आया था, हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैप हीट, इसका भी 10 तक कवर हो जा रहा है, ठीक है, 10th तक इसका कवर हो जा रहा है। यहां पे एक्सप्लेन करता है ये कि ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर रोल इन क्लाइमेट चेंज।
सोलिस्टिसिस एंड अर्थ टिल्ट का अगर हम देखें, व्हेन डू सोलिस्टिसिस ऑकर इन नॉर्थर्न वेस्ट सदर्न हेमिस्फीयर्स, तो ये मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का है, यहाँ पे गलती से डाल दिया गया है। ठीक है, अगर होगा क्लास 10th में भी साइंस में तो वो भी ठीक है, नहीं होगा तो ज्योग्राफी में तो ये है ही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे वहां पे फिजिक्स के, हम जो 11th निकाले थे। अब लैग्रेंज पॉइंट्स इन स्पेस, ये है तो वैसे करंट अफेयर्स के ऊपर, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और ये हमने डिस्कस किया कि ये नहीं होता है 10th की क्लास में, कवर नहीं होता है, आपको 11th 12th की तरफ जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 पॉइंट्स इन द सन्स अर्थ सिस्टम। हमने देखा ये क्वेश्चन क्यों आया है, उसका ऊपर हमने एनालिसिस किया। तो 11th और 12th के ग्रेविटेशनल लॉज एंड एस्ट्रोनॉमी जो चैप्टर है उसमें ये कवर होता है। PM1 पार्टिकल्स एंड एयर पोल्यूशन, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका 10th तक कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे 10वीं तक कौन से कवर होते हैं, कौन से नहीं होते, यहाँ पे हमने डिस्कस किए। की टेकअवेज क्या है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर 2024 का पेपर रखे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2024 का पेपर रखे ही ये बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब मोर एंड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हम पढ़ाई करें तो इजी क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, तो 40 और 50% ऑफ द केसेस जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 2024 में। ठीक है, बेसिक मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनवायरमेंटल रिलेटेड फिजिक्स जो है वो सॉल्व हो जा रहा है। क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी इसेंशियल हो जा रही है एडवांस फिजिक्स के लिए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेव फिजिक्स, स्पेस साइंस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अब है कि व्हाट शुड यू रीड बियॉन्ड क्लास 10th एनसीईआरटी फॉर सीएपीएफ 2025 फिजिक्स। ये मैं करता हूं कि अगले पार्ट में डाल देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो मेरे हिसाब से 26 मिनट का हो चुका है, इसको डिस्कस करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो उसको मैं अगले वीडियो में डालता हूं। यहां तक वीडियो देखा, लाइक कर देना। आपको अगर ये एनालिसिस बहुत मेहनत करके बनाया गया है, आप देख सकते हो कि मुझे ये कंपैरिजंस वगैरह करने में, एनसीईआरटीज देखने में कितना टाइम लगा होगा, तो उसके लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, भले हम ना यूट्यूब पे, बट टेलीग्राम पे हम एक्टिव रहते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।